Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 24 May 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, most serious complication of fracture of bone is? बोन फ्रैक्चर होने के बाद मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं सेप्टिसीमिया, हाइपरटेंशन, फैट एम्बोलिज्म, हैमरेज। The right answer is option C, it is fat embolism. Let's see the rationale. Client with long bone fracture are greatest risk for the developing fat embolism. अगर पेशेंट में पर्सन में लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन के रूप में फैट एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है. फैट एम्बोलिज्म कैन अकर within the first 24 hours after fracture and after 24 hours the risk for air embolism. यहाँ पर दो बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा. जैसे ही पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के पहले 24 घंटे के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा फैट एम्बोलिज्म. अब 24 घंटे गुजरने के बाद आफ्टर 24 आवर्स अगर मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे एयर एम्बोलिज्म. हमने यहाँ पर फैट एम्बोलिज्म हो सकता है इस चीज़ को तो जान लिया, लेकिन एक्चुअल में फैट एम्बोलिज्म क्या है इसे भी समझ लेते हैं. जैसे ही बोन फ्रैक्चर हुई, फ्रैक्चर्ड बोन के अंदर से फैट के कुछ पार्टिकल्स यहाँ से निकलकर ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं और ब्लड के साथ साथ ट्रैवल करने लगते हैं. ये फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लड में डाइल्यूट नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते, कंटिन्यूअसली उसी पोजीशन में ट्रैवल करते रहते हैं. जब ये ब्लड वेसल किसी माइक्रो सर्कुलेशन वाली ब्लड वेसल में पहुंचते हैं, किसी पतली ब्लड वेसल में पहुंचते हैं, तो वहां जाकर ये अटक जाते हैं और इनके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में ब्लड सप्लाई रुक जाती है. इसी कंडीशन को हम फैट एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं. और जिस पार्ट तक भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी वहां की सेल्स डेथ हो सकती हैं और कई बार इस सिचुएशन के कारण लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है. होपफुली दिस इज क्लियर. फैट एम्बोलिज्म की बात की जाए तो इसके होने पर आपको कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे इसे भी डिस्कस कर लेते हैं. फैट एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने पर सिम्टम्स लगभग सेम रहते हैं. एग्जाम्पल के रूप में रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया, मेंटल स्टेटस चेंजेस, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्पनिया, टैकीपनिया, पेटेकियल रैशेस ओवर द अपर चेस्ट एंड नेक, ये सभी आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन सी की कमी होने पर कौन सा डिजीज हो सकता है? जॉन्डिस, स्क्रैवी, कैंसर या अस्थमा. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्क्रैवी डिजीज. आइए स्क्रैवी डिजीज क्या है इसे जान लेते हैं. स्क्रैवी डिजीज विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की शरीर में कमी होने के कारण होने वाला एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है.
इस डिजीज़ के अर्ली सिम्टम्स की बात की जाए तो वीकनेस, फीलिंग टायर्ड, सोर इन आर्म्स एंड लेग्स यानी हाथ पैरों में घाव का होना। अगर विटामिन सी का इस डेफिशिएंसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज में ना हो, बिना ट्रीटमेंट के पर्सन में ये डिजीज़ अगर लगातार डेवलप होता रहे तो आगे जाकर पर्सन में आरबीसी की कमी हो सकती है, गम्स से रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं, हेयर चेंजेस आ सकते हैं और स्किन में के नीचे ब्लीडिंग हो सकती है, वुंड हीलिंग डिले हो सकती है, पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकते हैं और पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं और फिर आगे जाकर ब्लीडिंग हो सकती है जिससे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। विटामिन सी मुख्य रूप से सभी खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे ऑरेंज, आंवला, लेमन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when positioned properly the tip of central venous catheter should lie in the। किसी पेशेंट में हम सेंट्रल वीनस कैथेटर जब इंसर्ट कर देते हैं तो इस कैथेटर की जो टिप है वो किस जगह पर होनी चाहिए? सुपीरियर वेना कावा में, बेसिलिक वेन में, जुगुलार वेन में या सब क्लेवियन वेन में? बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टिप ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर मस्ट बी इन सुपीरियर वेना कावा। सेंट्रल वीनस कैथेटर को आप सिंपली सेंट्रल लाइन के नाम से भी जानते हैं। सिंपली हॉस्पिटल में हम इसके लिए सेंट्रल लाइन शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेंट्रल लाइन बेसिकली एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसे हम वेन के थ्रू इंसर्ट करके सुपीरियर वेना कावा तक पहुंचाते हैं। आप इस प्रोसीजर में जनरली हम आपकी जो राइट कॉलर बोन है उसके नीचे से इसे इंसर्ट करते हैं। राइट कॉलर बोन जिसे आप क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, इस बोन के जस्ट नीचे से सेंट्रल लाइन को इंसर्ट किया जाता है और सुपीरियर वेना कावा तक इसे पहुंचा दिया जाता है, या यूं कहें कि इसका जो लास्ट पोर्शन है, टिप है इस कैथेटर का, वो सुपीरियर वेना कावा में होता है। इस सेंट्रल लाइन को लगाने का पर्पस क्या है, क्यों लगाया जाता है इसे? जब कोई पेशेंट लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने वाला हो या जिसकी ब्लड वेसल्स बहुत माइन्यूट हों, इस सिचुएशन के अंदर हम सेंट्रल लाइन लगाते हैं और इसके थ्रू इंट्रावीनस फ्लूइड को हम बड़ी मात्रा में इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, कीमोथेरेपी मेडिसिन्स डिलीवर कर सकते हैं, अदर मेडिसिन्स को डिलीवर कर सकते हैं। ये सभी सेंट्रल लाइन लगाने के इम्पॉर्टेंट पर्पस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग एंड इन्फेक्टेड डेक्यूबिटस अल्सर? किसी पेशेंट को डेक्यूबिटस अल्सर या बेड सोर हुए हैं, इस पेशेंट में इन बेड सोर्स को ठीक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? ऑप्शन 1, एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस। ऑप्शन बी, शेड्यूल्ड पीरियड्स ऑफ रेस्ट। ऑप्शन सी, बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट। The right answer is option 1, एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। रैशनल, adequate circulatory status is the most important factor in the healing process of an infected decubitus ulcer। किसी भी पेशेंट को जिसे बेड सोर हुआ है
उसकी बॉडी में यदि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर बेड सोर वाले एरिया में, तो इस पेशेंट में ये बेड सोर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। Blood flow to the area must be present to bring nutrients and prescribed antibodies to the tissue। मान लीजिए पेशेंट के कमर वाले हिस्से में बेड सोर हुआ है और इस एरिया में यदि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आप इस पेशेंट को जो भी न्यूट्रिएंट या मेडिसिन्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वो सर्कुलेशन प्रॉपर उस जगह तक नहीं हो पाने के कारण नहीं पहुंच पाएंगी और उस एरिया में जो हीलिंग है वो स्लो होगी। इसीलिए माना जाता है कि बेड सोर होने पर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट को रेस्ट देना, बैलेंस डाइट देना, ये सभी इसेंशियल हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इस चीज़ के ठीक होने के लिए एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। HCG हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और प्लेसेंटा या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। The right answer is option C, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट of the placenta। HCG हार्मोन प्लेसेंटा की सिंसियोट्रोपोब्लास्ट के द्वारा सिक्रीट होने वाला इंपॉर्टेंट हार्मोन है। HCG हार्मोन कंसेप्शन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिक्रीट होने लगता है और लगभग 10 वीक्स की प्रेगनेंसी तक इसका लेवल लगातार बढ़ता रहता है। HCG हार्मोन को यूरिन में आइडेंटिफाई करके हम प्रेगनेंसी है या नहीं इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम UPT टेस्ट के नाम से जानते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से जानते हैं। HCG का बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान क्या रोल है? HCG हार्मोन हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है, मोटा करता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो है उसमें अच्छे से इम्प्लांट हो सके और अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ हो सके। साथ ही साथ HCG हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेगनेंसी के दौरान रोक कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर टीचिंग अ प्रीमी ग्रेविडा क्लाइंट at 10 weeks gestation about the recommendation for exercise during pregnancy, which of the following client statement indicates successful teaching? किसी प्रीमी ग्रेविडा मदर को 10 वीक्स की प्रेगनेंसी पर प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में समझाया जा रहा है। इन सभी बातों को समझाने के बाद क्लाइंट द्वारा दिया गया कौन सा स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हमारी टीचिंग जो इस क्लाइंट को दी गई है वो सक्सेसफुल रही है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन, वाइल प्रेग्नेंट आई शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। जब पेशेंट ये कहे कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करने चाहिए। ऑप्शन 2, इवन थ्रू आई एम प्रेग्नेंट आई कैन लर्न टू स्की नेक्स्ट मंथ। प्रेगनेंसी के दौरान मैं स्की लर्न कर सकती हूँ। ऑप्शन 3, वाइल वी आर ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ आई कैन कंटिन्यू द स्कूबा डाइव। प्रेगनेंसी के दौरान मैं अगले महीने स्कूबा डाइव कर सकती हूँ। ऑप्शन 4, सिटिंग इन हॉट टब आफ्टर एक्सरसाइज विल हेल्प मी टू रिलैक्स। एक्सरसाइज के बाद गर्म पानी के टब में बैठने से मुझे रिलैक्स मिलेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है जो क्लाइंट की समझ को बताता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1,
While pregnant, I should avoid contact sports. Let's see the rationale. The client understands the instructions when she says she should avoid contact sports because they may result in injury to the client and fetus. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर हॉकी, फुटबॉल आदि ऐसे खेल आते हैं जिनमें पर्सन दूसरे पर्सन से टकरा सकता है और इस टकराव के कारण उसे चोट पहुंच सकती है या फीटस को चोट पहुंच सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इस प्रकार के सभी जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्लाइंट के द्वारा यदि दिया जाता है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान वो स्की सीख सकती है। स्की का मतलब होता है बर्फ के ऊपर हाथों में स्टिक लेकर जो पैरों में लंबी स्टिक्स पहनकर चलते हैं उसे हम स्की ड्राइविंग के नाम से जानते हैं। इसे भी आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते क्योंकि फॉल के बाद इससे फीटस और मदर दोनों को डैमेज हो सकता है। स्कूबा ड्राइविंग जो गेम है उसमें गहरे नदी या समुद्र के अंदर गहराई तक जाना होता है और इससे बच्चे पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इस खेल को भी नहीं अलाउ किया जाता। एक्सरसाइज के बाद यदि हॉट टब में आप बैठेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे बच्चे में हाइपरथर्मिया हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, इसलिए इसे भी हम अलाउ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी के दौरान आप हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें वॉकिंग सबसे बेस्ट है, जिससे मसल्स जो है मजबूत होते हैं और बैकएक से फीमेल को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ क्लाइंट टेकिंग डाइसल्फिराम एंटाब्यूज। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ईटिंग। आप एज अ नर्स किसी क्लाइंट को डाइसल्फिराम मेडिसिन देकर डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस पेशेंट को आप इस मेडिसिन के साथ कौन से फूड सब्सटेंस नहीं खाने के लिए सलाह देंगे? ऑप्शंस आर पीनट, डेट, रेजिन, फिग्स, चॉकलेट, एग प्लेट, पिकल, सैलड, विनेग्रेट ड्रेसिंग या बीफ। ऑप्शन डी मिल्क, कॉटेज, चीज़, आइसक्रीम। कौन से फूड सब्सटेंस डाइसल्फिराम मेडिसिन के साथ नहीं लिए जा सकते? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी किसी पेशेंट को डाइसल्फिराम मेडिसिन दी जाती है तो ये पेशेंट यदि इस मेडिसिन के साथ अल्कोहल इंटेक करता है तो उसे नोज़िया वॉमिटिंग होती है, सीवियरली वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये सलाह देते हैं कि वो इस मेडिसिन के साथ ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस ना ले जिसमें अल्कोहल या विनेगर मौजूद हो। अगर वो अल्कोहल या विनेगर से युक्त कोई भी सब्सटेंस खाता या पीता है तो फिर उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट आएंगे और नोज़िया वॉमिटिंग के सीवियर एपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली अल्कोहल की लत को छुड़ाने के लिए ही इस डाइसल्फिराम मेडिसिन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेब्स-लॉफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ। क्लेब्स-लॉफलर बैसिलस के नाम से हम किसे जानते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, ऑप्शन डी मेनिंगोकोकाई। The right answer is option C, Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria जो बैक्टीरिया है
ये डिप्थीरिया डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसे हम क्लेफ्स लॉफलर बैसिलस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसे 1884 में एडविन क्लेफ्स और फ्रेडरिच लॉफलर द्वारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ द बॉडी आयरन स्टोर इज। हमारी बॉडी में आयरन स्टोरेज कितना है, इसे एग्जैक्ट पता करने के लिए सबसे बेस्ट या मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी सीरम आयरन, ऑप्शन सी सीरम फेरेटिन, ऑप्शन डी सीरम ट्रांसफेरिन। The right answer is option C, serum ferritin. Serum ferritin and serum stainable iron is tissue stores are the most sensitive laboratory indicators of mild iron deficiency and are particularly useful in differentiating iron deficiency from the anemia of chronic disorders. किसी भी पेशेंट की बॉडी में टिश्यूज़ के अंदर कितना आयरन मौजूद है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट मार्कर के रूप में सीरम फेरेटिन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पर्सन में डेवलप हो रहे एनीमिया कंडीशन को क्लासिफाई करना है, पता करना है कि क्या ये एनीमिया किसी क्रॉनिक डिजीज़ के कारण है या फिर बॉडी में आयरन की कमी के कारण है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सीरम फेरेटिन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सीरम फेरेटिन के द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि बॉडी में आयरन कितना अवेलेबल है, स्टोर हो पा रहा है या नहीं, और फिर इस बिहाफ पर हम एनीमिया को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइप ऑफ एनीमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ चार्टिंग ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट्स विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। आफ्टर टॉकिंग टू द नर्स द चार्ज नर्स शुड। आप किसी हॉस्पिटल में वार्ड के इंचार्ज हैं और आपके जूनियर बिना पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक किए हुए ही फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मन से ही बिना जांच किए ब्लड शुगर लेवल फिलअप कर रहे हैं। ऐसा करते हुए आपने किसी जूनियर को पकड़ लिया, तो इस सिचुएशन में एज अ सीनियर नर्स आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए, कॉल द बोर्ड ऑफ नर्सिंग। आप बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बताएंगे। फाइल अ फॉर्मल रिप्रीमेंट। आप एक फॉर्मल रिप्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे, फाइल करेंगे। टर्मिनेट द नर्स। आप इसे जॉब से निकाल देंगे। या फिर चार्ज द नर्स विथ अ टोट। इस नर्स के ऊपर आप टोट का चार्ज लगाएंगे। अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फाइल अ फॉर्मल रिप्राइमेंट। आइए रैशनल जान लेते हैं। द एक्शन आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद द नर्स इज टू डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट एंड फाइल अ फॉर्मल रिप्रीमेंट। जैसे ही हम उस जूनियर को पकड़ेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, इस कारण के बारे में पूछेंगे और फिर एक फॉर्मल रिप्रीमेंट जो है फाइल करेंगे। डॉक्यूमेंट में इस इंसिडेंस को नोट करेंगे और ऑफिशियल पर्सन को इस गलती के बारे में बताकर उसे डांटेंगे। फॉर्मल रिप्रीमेंट का सिंपल मीनिंग है ऑफिशियल रूप से, फॉर्मल रूप से किसी गलती के कारण डांट पड़ना।
If the behavior continues or if the harm has resulted to the client, the nurse may be terminated and reported to the board of nursing, but this is not the first step. अगर नर्स की गलती के कारण पेशेंट को कोई नुकसान हो जाए या फिर एक बार समझाने के बाद भी नर्स नहीं मानती है, तो आप इस नर्स के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, जॉब से बाहर निकाल सकते हैं और इस घटना के बारे में बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बता सकते हैं ताकि वो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दे। यहाँ पर ऑप्शन 4 के अंदर टॉर्ट शब्द यूज किया गया था। टॉर्ट क्या है? अ टॉर्ट इज अ wrongful act committed against a client or his belongings। जब किसी क्लाइंट या पेशेंट के बिलोंगिंग्स यानी उसकी कोई वस्तुओं और उसके लिए कोई गलत काम किया जाए तो वहाँ पर टॉर्ट का चार्ज लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स विटनेसेस द नर्सिंग असिस्टेंट हिटिंग द क्लाइंट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, द नर्सिंग असिस्टेंट कैन बी चार्ज्ड विथ। आपके वार्ड में नर्सिंग असिस्टेंट किसी पेशेंट को हिट कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है और उसे ऐसा करते हुए आप देख लेते हैं, तो इसके बाद आप इस नर्सिंग असिस्टेंट पर कौन सा चार्ज लगाएंगे? नेग्लिजेंस का, टॉर्ट का, असॉल्ट का या माल प्रैक्टिस का? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, असॉल्ट। देखिए, जब भी कहीं पर कोई किसी के साथ मारपीट करता है, धक्का मुक्की करता है, तो इस सिचुएशन को आप असॉल्ट कहते हैं, फिजिकल असॉल्ट कहते हैं। यहाँ पर पेशेंट को नर्सिंग असिस्टेंट हिट कर रहा है, मार रहा है, तो हम इस पर फिजिकल असॉल्ट का चार्ज लगाएंगे। जब भी कोई हेल्थ पर्सोनल किसी क्लाइंट या पेशेंट को बिना उचित रीजन के या बिना उसकी अनुमति के फोर्सफुली हिट करता है, फिजिकली फोर्सफुली टच करता है, तो उस पर असॉल्ट का चार्ज लगाया जाता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि क्लाइंट की केयर में लापरवाही करना, जो काम नर्स को करना चाहिए था उसने नहीं परफॉर्म किया, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। टॉर्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और माल प्रैक्टिस का मतलब होता है पेशेंट को नज़रअंदाज करना एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द ड्रग यूज्ड इन द प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग अ सीवीपी। सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाता है? हेपेरिन, डोपामीन, एट्रोपिन, ज़ाइलोकेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज हेपेरिन। सेंट्रल वीनस प्रेशर कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसा इसका इक्विपमेंट होता है, सेटअप होता है, इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर नॉर्सेट। सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग के द्वारा हम किसी भी पेशेंट का राइट एट्रियम के पास मौजूद थोरेसिक वेना कावा यानी जो इंफीरियर या सुपीरियर वेना कावा है उसमें कितना प्रेशर है, इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर सीवीपी के द्वारा हम किसी भी पेशेंट में राइट एट्रियम के पास मौजूद जो वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा, इनमें कितना प्रेशर है, इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर जनरली क्रिटिकल केयर मेडिसिन में बहुत ही उपयोगी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा हम पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड स्टेटस क्या है, उसका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है और
राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है, इन सभी चीज़ों को हम आइडिया ले सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है, तो आप बताएंगे 8 to 12 mm ऑफ Hg। 8 से 12 mm ऑफ Hg इज अ नॉर्मल CVP लेवल। क्वेश्चन नंबर 16, a client tells the nurse that she has had sexual contact with someone whom she suspects has genital herpes. Which of the following instructions should the nurse give the client in response this information? आपके पास क्लिनिक में एक पेशेंट आता है और वो आपको ये बताता है कि उसने किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है जिसे जेनाइटल हर्पेस है या हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप इस पेशेंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? ऑप्शंस आर एंटीसिपेट लीजन विद इन 25 to 30 डेज। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि अगर आपको जेनाइटल एरिया में कोई भी लीजन दिखाई दे, घाव दिखाई दे अगले 25 से 30 दिनों में, तो आप तुरंत हमें बताएं। ऑप्शन 2, कंटिन्यू सेक्सुअल एक्टिविटी अनलेस लीजन आर प्रेजेंट। आप सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं जब तक कि आप में लीजन ना डेवलप हो। या फिर रिपोर्ट एनी डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग। अगर आपको यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप इसे रिपोर्ट करेंगे। The right answer is option 3, report any difficulty while urinating. Let's see the rationale. The client should be encouraged to report painful urination or urinary retention. इस पेशेंट से हम कहेंगे कि अगर आपको यूरिन पास करने के दौरान पेन हो या फिर यूरिन पास करने में किसी भी प्रकार की रुकावट महसूस हो तो आप तुरंत हमें बताएं। लीजन में अपीयर 2 to 12 days आफ्टर एक्सपोजर। जेनाइटल हर्पिस के जो लीजन्स हैं, लीजर्स हैं, घाव जो हैं, जनरली 2 से 12 दिनों के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर 25 से 30 दिनों का समय नहीं लगता, इसलिए इस ऑप्शन को हमने गलत माना था। द क्लाइंट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन even when asymptomatic, so a barrier contraceptive should be used. पेशेंट में इस डिजीज़ का कोई सिम्टम मौजूद तो नहीं है, लेकिन अगर वो बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी और हेल्दी पर्सन से सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है तो वो पर्सन, ये पर्सन उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। पेशेंट यदि असिम्प्टोमेटिक है फिर भी इस डिजीज़ को दूसरे तक ट्रांसमिट कर सकता है, इसलिए उसे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स कैप्टोप्रिल 25 mg पर ओरल 3 times a day for the client with hypertension. Which of the following adverse reaction can occur with administration of कैप्टोन? आपको सिंपली ये बताना है कि कैप्टोप्रिल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है और इस पेशेंट में इस ड्रग का एडवर्स रिएक्शन कौन सा सिम्टम हो सकता है? टिनिटस, परसिस्टेंट कफ, मसल वीकनेस या डायरिया। कैप्टोप्रिल लेने के बाद पेशेंट में एडवर्स सिम्टम के रूप में, साइड इफ़ेक्ट के रूप में कौन सा सिम्टम देखा जा सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज परसिस्टेंट कफ। लगातार कफिंग आना ये एक साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स रिएक्शन के रूप में देखा जा सकता है। A persistent cough might be related to adverse reaction to कैप्टेन। persistent cough इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के रूप में डेवलप हो सकता है। ऑप्शन ए एंड डी आर इनकरेक्ट बिकॉज
tinnitus and diarrhea are not associated with this medication, muscle weakness might occur when bringing the treatment, but it is not an adverse effect. Thus answer C is correct. यहाँ पर tinnitus, डायरिया और मसल वीकनेस तीनों ही इस ड्रग को लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ परसिस्टेंट कफ के रूप में देखा जा सकता है। कैप्टोप्रिल जो मेडिसिन है वो बेसिकली ACE इनिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है ये कैप्टोप्रिल। और इस ड्रग की मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप याद रखिएगा, जिन मेडिसिन के पीछे आपको PRIL एज अ सुफिक्स लगा मिले वो सभी ACE इनिबिटर ग्रुप की मेडिसिन होती हैं। ACE इनिबिटर या कैप्टोप्रिल का इस्तेमाल हम हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे डिजीज़ के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइंस ऑफ शॉक? शॉक में आपको कौन से साइंस देखने को मिलेंगे? स्वेटिंग एंड फॉरगेटफुलनेस, ऑप्शन बी कोल्ड क्लैमी स्किन, अनकॉन्शियसनेस एंड रैपिड पल्स रेट, ऑप्शन सी रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी लेथार्जी एंड स्लो पल्स रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी किसी पेशेंट में शॉक जैसी कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और पल्स रेट आपको उसमें तेज मिलेगी, रैपिड मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।